नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। आने वाले 2-3 महीने में महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव होने हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बीएमसी का चुनाव है। हालांकि बीएमसी का चुनाव 2022 में ही होना था, लेकिन महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठा आरक्षण के मुद्दे की वजह से यह अभी तक प्रलंबित रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने महानगर पालिका के चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है और इसी वजह से संभावना जताई जा रही है कि आने वाले सितंबर अक्टूबर में बीएमसी के चुनाव हो सकते हैं। पिछले 25 सालों से बीएमसी पर शिवसेना, जो अभी के उद्धव ठाकरे का गठ है, उसका मेयर रहा है। 1997 से लेकर 2022 तक लगातार 25 सालों तक शिवसेना का बीएमसी पर वर्चस्व रहा है। शिवसेना की शुरुआत ही बीएमसी के चुनावों से हुई थी और बीएमसी में शिवसेना के पहले मेयर बने थे अभी के मंत्री छगन भुजबल, जो कि ओबीसी का एक आक्रामक चेहरा है। अभी वे देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री हैं और अजित पवार के एनसीपी में हैं। पिछली बार 2017 में जब बीएमसी के चुनाव हुए थे, तब दोनों शिवसेना एक ही थी। तब शिवसेना के 84 पार्षद चुन के आए थे और बीजेपी के 82 पार्षद चुन के आए थे। दोनों पार्टियों में केवल 2 पार्षदों का फर्क था। बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा यह 114 है और बीजेपी ने 2017 में शिवसेना को एक तरफा समर्थन दिया था। हालांकि भाजपा चाहती तो अपना डिप्टी मेयर बना सकती थी, लेकिन उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस और देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के काफी अच्छे संबंध थे। इस वजह से देवेंद्र फडणवीस शिवसेना को एक तरफा समर्थन देते हैं और बीएमसी का डिप्टी मेयर तो छोड़िए, बीएमसी में किसी भी स्टैंडिंग कमेटी की डिमांड भी देवेंद्र फडणवीस करते नहीं है। एक तरह से शिवसेना को बीएमसी के लिए पूरी छूट दे देते हैं। लेकिन हमने देखा है 2019 से किस तरह महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण बदले हैं और किस तरह उद्धव ठाकरे ने 2019 में भाजपा का साथ छोड़कर एनसीपी के शरद पवार के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी की सरकार की स्थापना की। महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने में शरद पवार एक महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभाते हैं। एक तरह से वे शिवसेना और कांग्रेस के बीच एक समन्वयक का काम करते हैं, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस की विचारधारा यह पूरी विपरीत है और इन दोनों पार्टियों की विचारधारा में 180 डिग्री का फर्क है। लेकिन शरद पवार इन दोनों पार्टियों को एक साथ लाने में सफल रहते हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है और उद्धव ठाकरे उसमें मुख्यमंत्री बनते हैं। इसी के बाद शिवसेना और बीजेपी में दूरियां बढ़ती गई, दोनों पार्टियों में कटुता बढ़ती गई। लेकिन पिछले साल 2024 में महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में शिवसेना को केवल 20 सीटें मिलती हैं और दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गठ यह 56 सीटें जीतता है। इससे ऐसा लगने लगता है कि अब शिवसेना हाशिए पर पहुंच चुकी है और शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ का अब अस्तित्व का प्रश्न निर्माण हो चुका है, क्योंकि इसके बाद कई नेता शिवसेना उद्धव ठाकरे को छोड़कर शिवसेना शिंदे के साथ चले गए हैं और आए दिन यह खबर आती है कोई ना कोई नेता शिवसेना ठाकरे को छोड़कर शिंदे गठ ज्वाइन कर रहा है। इसके साथ ही 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो राज ठाकरे की पार्टी है एमएनएस, उसको एक भी सीट में जीत हासिल नहीं होती है। इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि दोनों ठाकरे भाइयों की पार्टियों का आज अस्तित्व का प्रश्न निर्माण हो चुका है। दोनों भाइयों की पार्टियां आज हाशिए पर पहुंच चुकी है और दोनों पार्टियां ऐसे किसी मुद्दे के तलाश में थी जिससे उन्हें संजीवनी मिल सके और वे अपनी पार्टी को फिर से महाराष्ट्र में स्थापित कर सके। और यह मुद्दा उनको मिला महाराष्ट्र में हिंदी भाषा के मुद्दे से। हमने देखा है हिंदी भाषा को लेकर पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में जिस तरह से हिंदी भाषा का विवाद को उछाला गया,
उसका एक तरह से केंद्र यह मुंबई ही था और इसे बीएमसी चुनाव के साथ जोड़कर देखा जा रहा था। शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एमएनएस दोनों पार्टियों ने मिलकर हिंदी भाषा को एक मराठी अस्मिता का मुद्दा बना दिया और आने वाली 5 जुलाई को मुंबई में एक बहुत बड़ी रैली की घोषणा कर दी। मराठी अस्मिता का मुद्दा बनाकर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन फिर से प्राप्त करने की कोशिश दोनों पार्टियों की थी। दोनों पार्टियां मिलकर यह तय करती है कि इस रैली में किसी भी पार्टी का झंडा नहीं होगा और यहाँ तक कि किसी भी नेता के फोटो भी नहीं होगा। सिर्फ मराठी अस्मिता का विषय होगा और मी मराठी का नारा होगा। यानी एक तरह से मराठी आदमी को भड़काने की कोशिश हो रही थी। इस रैली को एनसीपी शरद पवार की पार्टी भी समर्थन देती है और कई विपक्षी पार्टियां भी इस रैली को समर्थन देती है। महाराष्ट्र का मानसून अधिवेशन आज से चालू हुआ है। महाराष्ट्र में ऐसी प्रथा रही है क्या इसकी पूर्व संध्या पर महाराष्ट्र के सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष चायपान के लिए एक साथ आते हैं और इस कार्यक्रम के पहले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की मीटिंग भी होती है और इसके बाद मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यह आज तक की प्रथा रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष इस चायपान के कार्यक्रम पर बहिष्कार डालता है। कल वैसा ही हुआ। विपक्ष ने महाराष्ट्र के सरकार के इस चायपान के कार्यक्रम पर बहिष्कार डाला, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों उनके साथ मौजूद रहते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यह जानकारी देते हैं कि महाराष्ट्र सरकार की जो मंत्रिमंडल मीटिंग हुई उसमें हिंदी भाषा पर पिछले जो 2 जीआर निकाले गए उसे सरकार वापस ले रही है। यहाँ जो पहला जीआर निकला था वह उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब जीआर निकला था और उद्धव ठाकरे की सरकार ने ही त्रिभाषा का सूत्र स्वीकार किया था। देवेंद्र फडणवीस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे के हस्ताक्षर वाले जीआर को भी दिखाते हैं। जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने डॉक्टर माशेलकर के नेतृत्व में एक हिंदी भाषा पर कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट को उद्धव ठाकरे की सरकार ने स्वीकार किया था, जिसमें त्रिभाषा सूत्र का स्वीकार किया गया। देवेंद्र फडणवीस शिवसेना और एमएनएस पर यहाँ तक आरोप लगाते हैं कि उन्हें अंग्रेजी भाषा चलती है, लेकिन भारतीय भाषा हिंदी भाषा का वे विरोध करते हैं। शिवसेना और एमएनएस की ऐसी मंशा थी कि हिंदी भाषा का विषय उठाकर वे बीएमसी के चुनाव में अपनी खोई हुई जमीन पाना चाहते थे। देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर एक बयान भी दिया जिसमें वे कहते हैं कि मराठी पर हमें गर्व है और मराठी यह अनिवार्य है और हिंदी कोई अनिवार्य भाषा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक ही निर्णय से इस रैली में जो भाषा का जहर घोले जाना था मुंबई में, उसकी हवा निकाल दी। शिवसेना और एमएनएस दोनों ही पार्टियां मराठी अस्मिता को एक भावनिक मुद्दा बनाते आई है और इसमें कोई शक नहीं क्या यह मुद्दा भी है, लेकिन क्या किसी भारतीय भाषा का विरोध करना वो भी हिंदी का, यह सही है? यहाँ यह प्रश्न उठता है कि कब तक देश के लोग भाषा को लेकर लड़ते रहेंगे। आज हमने देखा है कई हमारे जो नागरिक है वह विदेशों में जाते हैं और वहाँ की कई भाषाएं सीखते हैं, जिसमें फ्रेंच है, जर्मन है, ऐसी कई भाषाएं हमारे भारतीय सीखते हैं और हम यही अपनी एक हिंदी भाषा को विरोध कर रहे हैं। यह कहाँ तक सही है? कब तक हम भाषा पर नफरत की राजनीति करते रहेंगे, यह भी एक प्रश्न है। जब शिवसेना की स्थापना हुई थी तब बाला साहेब ठाकरे ने मराठी अस्मिता का नारा दिया था, लेकिन शिवसेना पार्टी को तब उभार मिला जब बाला साहेब ठाकरे ने समूल हिंदुत्व का नारा दिया और महाराष्ट्र ही नहीं देश को वे एक नारा देते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और आज महाराष्ट्र और पूरे भारत में जो बाला साहेब ठाकरे की पहचान है वह आज एक हिंदू हृदय सम्राट नेता के तौर पर है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने हिंदी भाषा को
हिंदी भाषा का मुद्दा बढ़ने से रोक दिया है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने डॉक्टर नरेंद्र यादव के नेतृत्व में एक नई समिति की घोषणा की है जो त्रिवार भाषा पर निर्णय लेगी और अपनी सिफारिश देगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या देवेंद्र फडणवीस ने एक निर्णय लेकर आज जो विवाद होने जा रहा था, क्या उसे शह दे दी है? क्या देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने जो निर्णय लिया है क्या वह सही है या गलत है? आप कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपसे अनुरोध है, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। आज यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।